साथियों नमस्कार। मेरे YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव की रणभूमि सज चुकी है, बिगुल बज चुका है और अब उपराष्ट्रपति चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। चुनावी समीकरण कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं कि दोनों ही पक्षों को चैन नहीं है। दोनों ही पक्षों के लिए यह माहौल चुनाव के साथ साथ तनाव का माहौल भी बन चुका है। आज जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 5 सितंबर की तारीख है और यह तारीख उपराष्ट्रपति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 5 सितंबर जन्मदिन है, जयंती है भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पहले उपराष्ट्रपति बनने से लेकर के आज सीपी राधाकृष्णन जी की उम्मीदवारी तक राधाकृष्णन की ये यात्रा, उपराष्ट्रपति चुनाव की यात्रा अब एक नया मोड़ लेने को तैयार है। विपक्ष हार मानने को तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष अपने गुणागणित में लगा हुआ है। लेकिन यह उपराष्ट्रपति चुनाव भारतीय संसदीय परंपरा के दृष्टिकोण से भी बहुत निर्णायक होने वाला है। शायद जब जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया तो इस्तीफा लेने वालों को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह इस्तीफा उन्हें भी कितना महंगा पड़ने वाला है। उनके लिए भी कहीं किसी फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आज वो भी सोच रहे होंगे कि समझा बुझाकर मनाकर धनखड़ जी को ही बरकरार रखा होता तो ये स्थिति नहीं आती। राहत इंदौरी जी ने खूबसूरत शेर कहा था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, किसी तीसरे समत का दबाव है क्या। तीसरा समत है उपराष्ट्रपति चुनाव और खौफ बिखरा है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में। भारतीय राजनीति क्या अंगड़ाई लेने को है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह जी अपने दावपेच में लगे हुए हैं और प्रधान सेवक सीपी राधाकृष्णन जी के मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री जी, जो कि 8 सितंबर को एनडीए सांसदों के लिए एक भोज देकर अपना फ्लोर टेस्ट पहले ही आंक लेना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वी सुदर्शन रेड्डी के रूप में विपक्ष ने भी उम्मीदवार देकर एक नया समीकरण, एक नई रेखा, नई लकीर खींचने की कोशिश की है। सीपी राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से आते हैं। उनके उम्मीदवारी के साथ ही डीएमके के लिए इसे धर्म संकट के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी साहब का नाम आते ही आंध्रा, तेलंगाना, तेलुगु भाषाई इलाकों में एक हलचल सी मच गई है। चंद्रबाबू नायडू जी के सामने भी धर्म संकट आ गया है और अब यह धर्म संकट न सिर्फ आया है बल्कि इस धर्म संकट में इम्तिहान की तारीख भी बहुत नजदीक आ गई है। ऐसे में एक तरफ भाजपा के चाणक्य अमित शाह हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दक्षिण भारत के चाणक्य डीके शिव कुमार हैं। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एआईडीएमके के सांसदों से भी जो राज्यसभा में हैं उनकी बातचीत हो चुकी है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के भी वो संपर्क में हैं और इसके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की बातचीत भी लगातार जारी है। तो क्या विपक्ष और पक्ष के बीच उठापटक, दाव पटकनी का यह खेल किस करवट बैठेगा ऊंट, इसके लिए हमें 9 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा।
या अभी से उसकी सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। जिस प्रकार से दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में एनडीए के पास बहुमत है, उस लिहाज से तो यह चुनाव कहीं भी एनडीए के लिए जटिल प्रतीत नहीं हो रहा है। किंतु जिस प्रकार से नए समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो अपनी नाराजगी है, क्या वो नाराजगी भारी पड़ने वाली है? यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्या 8 तारीख की रात वही रात साबित होने वाली है, या 9 तारीख का जो दिन है वो दिन है जो कि भारतीय राजनीति में एक नए युग का, एक नए निर्णय का सूत्रपात करने वाला है? यह देखना दिलचस्प होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह जी के नजदीकी संजीव बालियान की पराजय हुई और राजीव प्रताप रूडी की जीत सुनिश्चित हुई। विपक्ष के सहयोग से यह जीत सुनिश्चित हुई। तो क्या राजीव प्रताप रूडी समेत और कई सांसद विपक्ष का भी सहयोग सुनिश्चित करेंगे? और ऐसे में इस पक्ष विपक्ष के चुनावी उठापटक के बीच भारतीय राजनीति करवट बदलने जा रही है और इस ऊंट की करवट किस तरफ होगी, ये 9 सितंबर को हमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो दोनों उम्मीदवार हैं, सीपी राधाकृष्णन जी निसंदेह निर्विवादित व्यक्ति हैं, साफ सुथरी छवि के हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसका मतलब यह है कि उनका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी और चुनावी राजनीति से है। जबकि बी सुदर्शन रेड्डी जो कि एक न्यायविद हैं और जस्टिस रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं, अधिवक्ता रह चुके हैं, तो वो एक प्रकार से निरपेक्ष व्यक्ति के रूप में फिट बैठते हैं और इंडिया गठबंधन में सभी दलों को स्वीकार्य उम्मीदवार के रूप में उनकी छवि है। ऐसे में दोनों उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं वो क्या संयोजन करेंगे, अपने साथ क्या लेकर आएंगे भारतीय संसदीय और लोकतांत्रिक परंपरा में, इन विषयों पर भी विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जिस प्रकार से तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां और तमाम विश्लेषक भारत में विभिन्न आयोगों और संस्थाओं के स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, ऐसे में एक निष्पक्ष और न्यायिक विद का उपराष्ट्रपति बनना भारत की संसदीय परंपरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक रक्षा कवच हो जाएगा। अगर बी सुदर्शन रेड्डी साहब उपराष्ट्रपति बनकर आते हैं तो वो केवल उपराष्ट्रपति ही नहीं होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है और अनुच्छेद 64 में ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। अनुच्छेद 66 में इनके चुनाव के एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति का भी विवरण मिलता है। तो ऐसे में ये राज्यसभा का संचालन किस तरह से करेंगे, निष्पक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से, बगैर किसी पक्षपात के राज्यसभा जब चलने लगेगी तो ऐसे में एक सदन का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं झुकेगा और इस तरह लोकतांत्रिक संतुलन की स्थापना भी होगी। तो क्या इसे मद्देनजर रखते हुए भाजपा के कई सांसद या एनडीए के दलों के सांसद भी अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर बी सुदर्शन रेड्डी साहब को भारतीय लोकतंत्र परंपरा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वोट देकर एक इतिहास रचने का काम करेंगे? यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज चूंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती थी, उनका दर्शन और शिक्षा जगत में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज शिक्षक दिवस भी है,
तो सभी शिक्षकों को मैं नमन करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।